के संस्थापक प्रभुदास की 125वीं जयंती पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया सुखद संयोग। पंच प्यारे टिप्पणी के लिए हरीश रावत ने मांगी माफी, बोले मुझसे ये गलती हुई है, मैं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। प्रियंका गांधी ने दरियादिली प्रयागराज के सुदीन निषाद के उपहार में दी नाव, बच्चों को बेहतर पढ़ाई देने की भी कर रही हैं कोशिश। यूपी के 5.5 लाख गरीबों को मिली घर की सौगात, सीएम योगी ने लाभार्थियों को सौंपी चाबी। जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त उछाल, अगस्त 2021 में 1.12 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल से 30% ज्यादा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। हरदोई में आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा के विकास कार्यों पर ही वाहवाही बटोरती आई है, लेकिन भाजपा खुद के एक भी काम करने में सक्षम नहीं है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि कोविड के दौरान में सरकार की लापरवाहियों के चलते हुए हजारों लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले राजपाल कश्यप जी के पिताजी बाबूजी हमारे बीच नहीं रहे। सियाराम कश्यप जी वो लगातार जनता के बीच में रहे। उन्हीं के प्रताप की वजह से राजपाल कश्यप आज यहाँ हैं। आज उनकी 13वीं के कार्यक्रम में हम सब लोग शामिल होने आए हैं। जहाँ तक सरकार का सवाल है, जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है और जितने वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, आज कोई वादा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। किसान दुखी है, उसकी आय दोगुनी नहीं हुई, नौजवान की रोजगार नौकरी छिन गई, व्यापारी बर्बाद हो गया। जीएसटी, नोटबंदी और कोविड की वजह से जो व्यवस्थाएं सरकार को करनी चाहिए थी जनता के लिए, गरीब। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। त्रयोदशी संस्कार में शामिल होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां पूर्व सीएम को याद करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बाबूजी कल्याण सिंह ने अपने लिए नहीं, देश के लिए, समाज के लिए समर्पित होकर जीवन जीने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपने दायित्वों को पूरी तरह से निभाया है। उन्होंने हजारों वर्षों के सपनों को साकार करने के लिए किसी भी प्रकार की बलिदानी की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने कभी भी पीठ नहीं दिखाई। वहीं त्रयोदशी संस्कार में सीएम के साथ साथ राज्यपाल भी शामिल हुए। बाबूजी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह कैंसर संस्थान के रूप में रखने के निश्चय सरकार ने लिया है और अगले कुछ माह के अंदर सदैव बाबूजी की एक भव्य प्रतिमा भी उस परिसर में स्थापित करने की कार्रवाई संपन्न की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से बुलंदशहर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। यह नया मेडिकल कॉलेज जो अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, यह भी सदैव बाबूजी के नाम पर स्वर्गीय कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम पर जाना जाएगा। अतरौली विधानसभा क्षेत्र सदैव बाबूजी के साथ 1962 से जुड़ा रहा है। यहाँ के लोगों के मन में अपार श्रद्धा का भाव सदैव बाबूजी के प्रति है। मैं अंतिम संस्कार के दिन भी इस दृश्य को यहाँ पर देख रहा था। जब 23 अगस्त को हम लोगों को यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर आए थे, तब भी मैंने यहाँ के लोगों के आत्मीयता को, सदैव बाबूजी के प्रति उनके सम्मान और श्रद्धा के भाव को देखा था और आज भी मैं देख रहा था। कई किलोमीटर दूर से लोग पैदल चले आ रहे हैं। क्या श्रद्धा और समर्पण का भाव है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में लगभग 7 दशक तक कार्य करने और अपने आप भी 2 दशक से राजनीति से अलग होने के बावजूद इतनी श्रद्धा और समर्पण का भाव बिरला ही।
उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में जोरदार आजमाइश का दौर शुरू हो चुका है। इस कवायद में बड़े राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दल भी पीछे नहीं हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी में निषाद पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता की गई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी पार्टी हमारा बड़ा भाई है, हम उसका साथ देकर प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार बनाएंगे। वहीं अपनी भूमि के बाद में बताते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की 160 सीटों पर निषाद समाज बहुलता के साथ मौजूद है और 70 सीटों पर तो पूर्ण निर्णायक भूमिका में है। वहीं अन्य किसी पार्टी में गठबंधन की बात की तो नकारते हुए उन्होंने सपा और बसपा को आड़े हाथों लिया। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज राजधानी लखनऊ में निषाद पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। हमारे साथ मौजूद है संजय निषाद जी। जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या एजेंडा है, किन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएंगे? मुद्दा हमारा जो आरक्षण का था, हमारा मुद्दा तालघाट नदी है, हमारे मुद्दे रोजी रोटी के हैं, हमारे मुकदमे वापसी के हैं। हमारे मुद्दे हम लोगों ने बना रखा कि भाई जो 70 साल से जो हमारे देश को आज़ाद कराया था, उनके बच्चों को शिक्षा के लिए चाहिए, उनके भी कोचिंग सेंटर चाहिए, उनके बच्चे को अपलिफ्टिंग होनी चाहिए। आज के दिन में बहुत ढेर सारे रोजगार हैं। हमारा यह कि देश को विकास के लिए सभी जातियों के लिए, गरीब जो है उनके लिए बैकलॉग भरा न जाना चाहिए, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की बात होनी चाहिए। ये ढेर सारे हम लोगों ने अपने मुद्दे बना रखे हैं जो जन कल्याणी हैं, समाज के लिए, हित के लिए, और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में उसे लागू करा लेंगे। क्या मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में आप अपना खुद का एजेंडा या मैनिफेस्टो लेकर जाएंगे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो पे लड़ेंगे? हमका बीजेपी मैनिफेस्टो भी समाज हित में होगा, समाज अहित में तो होगा नहीं, और उसमें अगर हम थोड़ा जोड़ देंगे तो और तेज हो जाएगा। कितनी सीटों की मांग करने वाले हैं? आपने 70 सीटों की कहा। 70 सीटों पर मछुआ जो समाज है बहुल है, कितनी सीटों को मांग करेंगे बीजेपी से? हम लोग मांगने वाले तो है नहीं, हम लोग किंग मेकर की भूमिका में इस समय हमने बता दिया है कि हर विधानसभा में 10, 15, 20 हज़ार वोट मेरे हैं। 160 सीटें तो ऐसी हैं जहां 30,000, 40,000 वोट हैं। 70 सीटें हैं, 70,000 से ऊपर है। उन 70 सीटों पर मैंने कंगारू जो है, कहते हैं ना कि एकदम वहीं जो 10 स्तर तक लड़के बूथ पर सेक्टर में बैठे हुए हैं, और 160 सीटों पर भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं जो है। तो उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा भाई अपने सिंबल पर कितनी सीटें जीत सकते, सर्वे करके बताओ। अगली बैठक में वो भी तय हो जाएगा हम लोग कितनी सीटें हम लड़ेंगे, कितना सीटें भारतीय जनता पार्टी। अभी फिलहाल बीजेपी से कौन कौन सी आपकी मांगे मुख्य हैं? हमारे मुख्य मांगे तो हमारे आरक्षण है जो संविधान में लिखा, मझवार जारी कर दे तो रहा, और हमारा नाम कंप्यूटर से निकाल दे जो राज्यपाल ने कहा रखा है। दूसरा, तालघाट नदी जो छीना था पिछली सरकारों ने, वो है जो होने लायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है वो। तीसरा, हमारे जो मुकदमे हैं वो वापस हो जाए, और हमें अपने सिंबल पर सीटें कुछ दे दे सम्मानजनक, जिससे हम लोग लड़के जीत जाएं। क्या मानते हैं बीजेपी की इस समय जो सरकार चल रही है, कैसा इसका वो है और क्या उम्मीद होने वाली है? बहुत उम्मीद है। 2019 में हम साथ थे ना, 2019 में भारतीय जनता पार्टी आई ना मोदी जी के चेहरे पर, आया सपा बसपा एक हो गई थी ना। 30 साल से तो पिछली सरकारों के तो बोलने का कोई अवसर नहीं है ना, पूरे लंबे कई बार उनके हाथ में सरकारें थी। हम तो अभी बीजेपी के साथ 2 साल से है ना। हम कहते 70 साल से सबने सताया हमारे समाज को, साथ हम लोग 2 साल से हैं, कम से कम हमारा समाज सताया नहीं जा रहा। मुद्दे हल हो जाएंगे, जल्दी हल होंगे। ये थे हमारे साथ संजय निषाद। उनका कहना है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं और 2022 में बीजेपी की ही सरकार आएगी। अब फिलहाल 2022 में सरकार किसकी आएगी फिलहाल वक्त बताएगा। फिलहाल निषाद पार्टी ने इस बात साफ कर दी है वो बीजेपी के साथ रहने वाली है। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र यादव के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में पहली बार 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को आज से कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को कोरोना के बचाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चों के लिए स्कूलों में स्वच्छता को लेकर सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। आज बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जबकि अभिभावकों में अभी भी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 माह के बाद विद्यालय आज 1 सितंबर से फिर से शुरू हो गए हैं। वहीं स्कूलों के खुलने पर बच्चों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, जहां फतेहपुर, लखीमपुर खीरी और संभल से आपको तस्वीरें देखने को मिल रही है, जहां पर आज स्कूलों के खुल जाने से स्कूलों में रौनक बढ़ी हुई है। सबका सैनिटाइजेशन पर भी ध्यान दिया जा रहा है, सबकी बच्चों की चेकिंग की जा रही है और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए बच्चों के प्रवेश किए जा रहे हैं। आज बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है, जबकि अभिभावकों में अभी भी भय का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 माह से बंद विद्यालय आज 1 सितंबर से फिर से शुरू हो रहे हैं।
वहीं स्कूलों के खुलने पर बच्चों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अब खबर औरैया से है, जहां अरवा कटरा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इलाके में मीन बाजार में जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जमीन को खाली कराने के लिए पहुंची, लेकिन इस दौरान दबंगों ने पुलिस वालों को रोकने के लिए ईंट पत्थरों से हमला शुरू कर दिया। पुलिस ने दबंगों को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद दबंगों को पुलिस हिरासत में ले लिया। थानाध्यक्ष सुधीर सिंह ने बताया कि अगर कोई भी गैरकानूनी काम थाना क्षेत्र में होता है तो छात्रों को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें डीएम साहब का आदेश था, राज्य विभाग टीम आई, ना कब्जा खाली करा के मुझे नाप के गई है। मैंने अपने काम लगा दिया। काम 2-4 दिन लगा रहा। इसके बाद ये बली मोहम्मद, इनके लड़के और इनके रिश्तेदार वगैरह जो हैं, इदरीस हैं, मटरू हैं, बली मोहम्मद के लड़का हैं, राजा हैं, मटरू, इन लोगों ने ईंट पत्थर करके हम लोगों को घायल कर दिया। पुलिस प्रशासन के सामने खड़ा रहा, फिर भी इन्होंने ईंट पत्थर चलाना। कानपुर में महिला पार्षद की एक बार फिर से दबंगई सामने आई है। कहा जा रहा है कि मामूली चोर को महिला पार्षद मेनका सेंगर ने तालिबानी सजा दी। चोर को पेड़ से बांधकर महिला पार्षद ने जमकर पीटा। रहम की भीख मांगने पर भी महिला ने उसे नहीं छोड़ा। महिला पार्षद की ये हरकत कैमरे में कैद हो गई है। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ में अभियान के तहत सफलता मिली है। आबकारी टीम ने इलाके में दबिश देते हुए शराब निर्माण और बिक्री से की संबंधित सामानों को भी बरामद कर लिया है। साथ ही दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण करते हुए चेकिंग अभियान भी चलाया गया। कार्रवाई के दौरान आबकारी विभाग के कई लोग भी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, थाना मुबारकपुर क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में 4 शातिर अपराधी पकड़े गए हैं और इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, चोरी के एंड्रॉयड फ़ोन 3, 2 तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। ये चारों के चारों शातिर चोर हैं और मोबाइल को छीनने का काम भी करते हैं और मोबाइल चुराने का काम भी करते हैं और मोटरसाइकिल भी चुराने का काम करते हैं। ये पकड़े गए। इनसे पूछताछ में बहुत सारी अन्य बातों का पता चला है जिन पर काम किया जा रहा है। बहुत जल्दी पुलिस को और फतेहपुर में सदर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतरजातीय वाहन चोर को गैंग का पर्दाफाश कर लिया है। छात्रों के पास से चोरी की बाइक के साथ कई सामान को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए छात्रों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। लखीमपुर खीरी में लोगों को छत मुहैया हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिला है। लखीमपुर खीरी में लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंप गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार शहर और गाँव में रहने वाले गरीबों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में सरकार द्वारा डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में आवास का पैसा भेजा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12,000 से ज्यादा लाभार्थियों को उनके आवास की सांकेतिक चाबियां सौंपी गई। जिले के सभी ब्लॉकों के भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर लाभार्थियों को यह सौगात दी गई। जिला मुख्यालय के सदर ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल और सदर विधायक श्याम धनी राही ने नौगढ़ ब्लॉक के 236 लाभार्थियों को चाबी सौंपी और साथ ही सहजन का पेड़ अपने घर पर लगाने के लिए दिया। कार्यक्रम में शिरकत करने आए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है। गरीबों को चूल्हे, राशन से लेकर घर तक की व्यवस्था सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने एक लाल किले से घोषणा किया था कि 2022 तक हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश का ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी जात बिरादरी का होगा, अगर उसके सर पे पक्का छत नहीं है, उसके पास पक्का आवास नहीं है, तो हम 2022 तक देश के ऐसे जो गृहविहीन हैं उनको हम प्रधानमंत्री आवास देने का काम करेंगे। इस दिशा में उत्तर प्रदेश में 41,50,000 आवास प्रधानमंत्री आज योगी आदित्यनाथ जी ने दी।
हमीरपुर में 3 दिन से लापता एक बच्चे का शत शव बरामद हुआ। शव को देखने के बाद राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और फिर शत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही के चलते ही उनके बच्चे की जान गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जांच जारी है। थाना सुमेरपुर क्षेत्र में 13-14 वर्षीय एक बालक की डेड बॉडी मिली है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर इसका पंचनामा तैयार कर लिया है और सबको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें घर वालों की तहरीर लेकर के जो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो की। प्रधानमंत्री की सबसे अहम योजना स्वच्छ भारत मिशन पर अधिकारियों की लापरवाही दिखाई दे रही है। सरकार ने इस योजना पर काफी ज्यादा जोर दिया है और लापरवाह लोगों की मनमानी की वजह से इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला रायबरेली का है, जहां पर दबंगों की दबंगई से परेशान होकर एक महिला बचत भवन के बाहर धरने पर बैठ गई। दबंगों ने पीड़िता के घर के बाहर कूड़े का ढेर लगा दिया है। कूड़े की वजह से घर के बाहर काफी बदबू आ रही है। परेशान महिला ने कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए पीड़िता ने अब डीएम से मदद की गुहार लगाई है और दबंगों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। लखनऊ में सरोजनी नगर विकासखंड में पीएम आवास योजना के लगभग 50 लाभार्थियों को आवास की चाबी दी गई। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत विकासखंड सरोजनी नगर के लाभार्थियों को विकासखंड सभागार में आवासों की चाबी सौंपी गई। लाभार्थियों के खुशी के चेहरे खिल उठे। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मेरा नाम अजय है और हम अनंतपुर के निवासी हैं। मेरे पास कोई अपना घर नहीं था। प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू हमें एक जो घर मिला है, तो अब मेरे पास अपना एक घर है और मैं इसके लिए मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज दिनांक 1 सितंबर को पूरे प्रदेश में 5.51 लाख आवास के लाभार्थियों को गृह प्रवेश चाबी वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके तहत प्रत्येक जिले में स्थित एनआईसी और प्रत्येक ब्लॉकों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य यह था कि वित्त वर्ष 2020-21 में जिन लाभार्थियों को आवास मिला था और उन्होंने पूर्ण करा लिया था, उनको ताला चाबी सांकेतिक रूप से देना और जिनको 21-22 में आवास दिया गया है उनको स्वीकृति पत्र देना, ये कार्यक्रम था। और इसके माध्यम से यह एक कार्यक्रम एक सेलिब्रेशन। मुरादाबाद में एक 40 साल के व्यक्ति ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस दौरान मासूम की मां ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। कॉलोनी के लोगों ने आरोपी को पेड़ से बांधकर पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीड़ित मासूम को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल दे दिया है और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। जी क्या हुआ था आज? 5 बजे के मैं लड़की को आवाज देके हमारे पड़ोस में लेके चला गया। कौन? पंकज। और क्या मैं उसके साथ में कपड़े उतार के अपने और उसके गलत कार्य करने लगा। मैंने आवाज दिया, मेरी भांजी ने उठा के और मुझे आवाज दिया मैंने, तो आवाज के लिए मुंह बंद कर लिया उसका। मुंह बंद करने के बाद में मेरा दिल घबराया, तो मैंने जाके देखूँ तो दोनों जने नंगे दोनों। तो मैंने मुँह फेर के और मैंने कहा अबे ये क्या कर रहा है, तो ऐसी मैंने मोहल्ले वालों को आवाज देके ऐसी नंगा ही पकड़वा दिया। थाना क्षेत्र कटघर जनपद मुरादाबाद में एक अवयस्क बालिका के साथ पड़ोसी के द्वारा दुराचार के प्रयास का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसे माननीय न्यायालय। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में बहने वाली रामगंगा नदी में 3 युवक नहाने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन नदी का बहाव तेज होने के कारण एक साथ ही सब डूब गए। राहगीरों की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और युवक की तलाश में जुट गई है, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी युवकों का कुछ पता नहीं चल पाया, जिसके बाद मामले की जानकारी एनडीआरएफ की टीम को दे दी गई है। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। एनडीआरएफ की टीम द्वारा रेस्क्यू चलाया जा रहा है। शाहजहांपुर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल हुआ। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए।
मारपीट के दौरान हंगामा बढ़ता गया और हंगामा और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना चौक कोतवाली के बरेली मोड़ का मामला है। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।